नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। पीएफआई, जिसका नाम पिछले काफी अरसे से जिन गतिविधियों के लिए चल रहा था, संदिग्ध थी वो, आतंकी नेटवर्क फैलाने का आरोप लगातार पीएफआई पर लग रहा था और उसके जो मॉड्यूल सिस्टम था वो भी सामने आ रहा था। गाज तो गिरनी ही थी और आज जब गृह मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया, एक बड़ी खबर आई, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में कुछ बेचैनी होने लगी। उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी, उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया सरकार पर और सीधे तौर पर ये सवाल खड़े किए कि हमारे सामने सबूत रखे जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे और तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे सरकार की मंशा पर और कहा था कि पहले सबूत दिखाओ। और इनमें से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो नारे लगा रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर। वही लोग आज देश के खिलाफ काम करने वाले आतंकी गतिविधियों में जिसका नाम आ चुका है, जिसका नेटवर्क आईएसआईएस के साथ भी जुड़ा हुआ माना जा रहा था, उस पर बैन लगने के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जरा आज करेंगे इसी पर चर्चा कि ये बेचैनी आखिर किस लिए है मन में, किन लोगों के है मन में, और इसमें राजनीति है या फिर कि देश के खिलाफ बयानबाजी। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं उन बयानों पर जो आज सुबह से, जब से ये आज तड़के भोर में खबर आई थी, उसके बाद से अलग अलग हलकों में निशाना साधना शुरू किया बयानों ने। जरा उस पर नजर डालते हैं। चल रही थी, उसी के आधार पर छापेमारी और जो लोग पकड़े गए उनको रिमांड पे लिया गया था। जो सूचनाएं मिली उसी के आधार पर कार्रवाई। गवर्नमेंट हमेशा से सक्षम है और हर ऐसी संस्थान, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी तरह से हमारे देश में, हमारे देश का, या मैं कहूँगा मेरा, आप सब लोगों का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में काम कर रहे हैं जो कई बार विरोध करते करते हताशा निराशा में राष्ट्रद्रोह की स्थिति तक पहुँच जाते हैं। राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है, उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है और वह आगे ऐसी गतिविधियां सिर ना उठा सकें, उनको पूरी ताकत के साथ सबक सिखाए और ऐसा सबक सिखाए ताकि यह आतंकवाद और देशद्रोह सदा सदा के लिए भारत की धरती से मिट जाए। सरकार ने जो फैसला किया है, ऐसी शैतानी ताकतों के खिलाफ, ऐसी आतंकवादी ताकतों के खिलाफ, ऐसी ताकतें जो ताकतें की हमारे देश में, हिंदुस्तान में आतंकवादी ताकतों की परछाई या प्रॉक्सी के तौर से लगातार कई वर्षों से काम कर रही थी, ये देश की सुरक्षा में और देश के हित में बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है। बैन लगाना मुझे लगता है कि देश हित में सही समय पर फैसला हुआ है और देश विरोधी गतिविधियों में कोई भी इस प्रकार की एजेंसी जो लिप्त रहेंगी, कोई भी संगठन, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की जांच एजेंसी अपना तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की है। मैं गृह मंत्रालय को बधाई देता हूं। भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह इसको टुकड़े टुकड़े में सोच रहे थे, तो ऐसे लोगों को 5 साल के लिए गृह मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है। मैं बहुत बहुत उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और ये बहुत सुख संदेश है इस देश की शांति के लिए। ये देश विश्व गुरु बन रहा है, एक ताकतवर देश है, इसको तोड़ने की मंशा कोई भी भारत में रह के नहीं कर सकता। भारत का खा के आप भारत को तोड़ने की बात सोचोगे, आप लोग बैन हो जाओगे। पीएफआई को आज सुबह बैन किया गया। ये अच्छी खबर के लिए मैं हमारे देश के पंतप्रधान मोदी साहब को और उसके साथ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का तहे दिल से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इनका सहयोग तंत्र, समर्थन तंत्र, इनके सहयोग में जो लोग उठे थे, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, उनके बैकग्राउंड की भी छानबीन होनी चाहिए। इनके धन कहाँ कहाँ से आए, अलावा जिन जिन स्रोत इनके पास पैसे आए हैं, इनका प्रमुख ये कहना है कि हवाला से और सदस्यता शुल्क से आते हैं, लेकिन सदस्यता शुल्क से सैकड़ों करोड़ नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये पता लगाना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनके पास इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से आई।
केंद्र में एक मजबूत सरकार है जिसकी नीति आतंक के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की है। इसलिए ये बड़ा सराहनीय कदम है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार की संस्थाओं को सख्ती से निपटा जाएगा। संगठन जो है ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। या देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। भारत सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, हमारी काउंसिल की तरफ से, काउंसिल के तमाम जो स्टेट होल्डर तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरे एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। The historic and bold decision taken to ban the PFI, a terrorist organization that has been working constantly against Mulk and Manavta, taken by the Modi government and by the Home Ministry, reflects once again their commitment towards zero tolerance on terror, which has been shown by the Modi government and by Home Minister Amit Shah ji by the series of strong and bold actions and decisive actions they have taken on terrorism in the last 8 years. तो ये वो तमाम बयान हैं जो आज देश भर से, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, केरला तक, सभी जगह से सामने आ रहे हैं। सभी ने आज जो बैन लगाया है उसका स्वागत किया। लेकिन इस बीच एक बयान कांग्रेस की तरफ से ऐसा भी आता है जिसने सुर्खियां बटोरने का तो काम किया, लेकिन सवाल भी खड़े किए कि आखिर मंशा क्या है ये बयान देने के पीछे। जरा वो बयान भी सुन लेते हैं। RSS is spreading communalism, and also minority organization also spreading communalism. This is the very serious situation in the country. Now the Congress party is equally opposing both communal forces. So Government of India banned all the communal forces, those who are spreading communal they are spreading to various kind of communal propaganda and other activities should be banned. तो ये वही कांग्रेस पार्टी है और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो अब एक एक करके इस तरह से बयानबाजी करने लगे हैं। उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि आरएसएस पर भी बैन लगाया जाए। लेकिन ये बैन लगाने की बात क्यों की जा रही है आरएसएस पे? क्योंकि जो आरोप पीएफआई पर लग रहे हैं उनमें कहां पर आरएसएस खड़ी है। और अगर सिर्फ हम इस बयान को ना देखें तो सिर्फ एक ही बयान सामने नहीं आया, बल्कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के एक और नेता हैं, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसी तरह का आधिकारिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बयान देने की कोशिश हुई। उसमें उन्होंने भी यही बात कही कि देश भर में
ये जो मॉड्यूल का पर्दाफाश होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने किया है, इसके सबूत जरा सामने आने चाहिए। तो अब वो सबूत मांग रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सदन के नेता हैं उनके लोकसभा में, तो उनके बयान पर भी जरा आज बात कर ही ली जाए। प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की भी और आरजेडी की तरफ से भी, लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो बात कही गई है उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे, मंशा क्या है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेष चर्चा होगी, लेकिन पहले ले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। अपनी चर्चा को शुरू करते हैं कि आखिर पीएफआई आतंकी संगठन जिसको माना गया है एक तरीके से, उस पर बैन लगता है तो कुछ दल क्यों बेचैन हो जाते हैं। बेहद ही खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और कुछ और खास मेहमान भी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। अवधेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ एलन राव जी हैं जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस में, उनसे हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि पीएफआई का ये पूरा जो मॉड्यूल था, जो सिस्टम पूरा पर्दाफाश हुआ है, उसका क्या एंगल था। रितुल चौधरी जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे साथ कुछ ही देर में प्रकाश शर्मा जी जो कि मेंबर है वर्किंग कमेटी बीजेपी यूपी के और वीएचपी के प्रवक्ता रह चुके हैं। वीएचपी पर भी क्योंकि सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से बात करने के लिए वो भी जुड़ेंगे। शरद शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, तो ये तमाम लोग जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रितुल चौधरी जी आपके पास जरा आना चाहती हूँ, क्योंकि मामला देखिए इसको राजनीति से हटकर रखना चाहिए था, लेकिन आपकी पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं, पार्टी का आधिकारिक बयान क्या है इस पर? ये जो अब से कुछ ही देर पहले आपने एक बयान सुना होगा आप ही के सांसद सुरेश जी का, अधीर रंजन चौधरी आपकी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं सबूत दीजिए कि क्या क्या उनके खिलाफ में मिला है पीएफआई के खिलाफ, तब जाकर बात आगे बढ़ेगी। तो आखिर आधिकारिक बयान क्या है कांग्रेस पार्टी का इस पूरे आज के घटनाक्रम पर? पहले तो मैं आपकी बात पे मुझे सख्त एतराज है कि इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए थी। जो फैसला राजनीति से प्रभावित होकर ही लिया गया, जो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाने के लिए लिया गया, वो तो पहले से ही राजनीतिक फैसला है, तो उससे राजनीति को कैसे दूर रखा जाएगा, आप ये मुझे बताइए। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने ये मांग की उसके खिलाफ जो है सबूत जो है वो दिखाए जाए, तो इसमें सरकार को क्या परेशानी? अगर कोई टेरर गैंग है या कोई इस तरह का राजनीतिक संगठन है जो कि टेरर फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां है, तो उसके खिलाफ तो अनेकों सबूत होंगे, तो सबूत को वो है सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है इस चीज में? अब ये मुझे बताइए। रितुल बात ये है, रितुल जी ये जो आपने दो बात कही, पहले जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। क्या मुझे लग रहा था कि कांग्रेस शायद अपने बयान, उनके बयान जो दो आए हैं उसी को देख करके हम चौंके थे, उससे थोड़ा सा अलग अपने आप को करेंगे, लेकिन आपने एक बड़ा ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि गृह मंत्रालय को अगर सबूत मिलते हैं आतंकी संगठनों के साथ मुलाकात के, उनके साथ के, और आपने देखा होगा ओसामा बिन लादेन का फोटो ट्वीट किया गया था पीएफआई की तरफ से, वो फोटो हम दिखा नहीं सकते अपने चैनल पर, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में वो फोटो आता है। कौन था ओसामा बिन लादेन ये सभी जानते हैं। आईएसआईएस के साथ में अगर संबंधों की बात होती है, कई सारे तार जुड़े हुए दिखाई देते हैं। देश में आतंक फैलाने को लेकर, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर, तो सबूत चाहिए अभी भी कांग्रेस को? नहीं, हमें देखिए, मैंने ये कहा कि अगर कोई सबूत मांग रहा है तो उसमें सरकार को सबूत देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कोई संगठन इतने लेवल तक अगर आतंक फैला रहा है तो आप 8 साल तक क्या कर रहे थे? आप 8 साल तक क्यों चुप्पी लगाए हुए बैठे थे? अचानक से आपको क्यों याद आया जबकि इलेक्शन आपके सर पे बैठ गया और आपके सर पे हजारों जो है ये समस्याएं मंडरा रही है, महंगाई जो है चरम पे है, जो युवा है वो आपके खिलाफ हो गया, बेरोजगारी के उसके विषय पे, तो आपको उसी वक्त क्यों ये चीजें याद आई? आपको रितुल जी एक प्रोसेस होती है ना, अभी एक सेकेंड रितुल जी, मैडम प्लीज लेट मी स्पीक। रितुल जी एक प्रोसेस होती है ना। आप लोग तो इतने समय तक सरकार में रहे, गृह मंत्रालय किस तरह से काम करता है, एजेंसीज किस तरह से काम करती हैं, फुलवारी शरीफ पे घटना अगर अभी घटती है कुछ साल पहले, उसके बाद से तार जुड़ने शुरू होते हैं, तो आप बात कर रही है 2014 में कार्रवाई क्यों नहीं की? तो फिर तो बात उठनी चाहिए कि 2007 में जब ये संगठन बना था तब से क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्यों नहीं की जा रही, यही तो हम पूछ रहे हैं कि अचानक से। अचानक नहीं है ये, अचानक नहीं है, सबूत अब मिले हैं, तार अब जुड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन में चीजें अब सामने आई हैं।
लेट मी स्पीक। जी बोलिए। जितने भी संगठन, हम तो ये चाहते हैं कि पीएफआई को आप बैन कर दीजिए, ठीक है, बैन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन आप साथ साथ उन संगठनों को भी बैन करिए कि जो देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, जो देश को जात के नाम पर और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश को जलाने का काम कर रहे हैं, उन संगठनों को भी आपको बैन करना चाहिए, उनकी भी आपको जांच करनी चाहिए। और वो संगठन चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहती कि केवल जो है वो हो, चाहे आपको हमारे से कनेक्टेड, कांग्रेस पार्टी से कोई कनेक्टेड है, चाहे बीजेपी से कोई कनेक्टेड है, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो अन्य कोई भी संगठन है जो देश की जो है शांति में खलल पैदा कर रहा है, जो देश का भाईचारा खराब कर रहा है, उस संगठन को फौरन जो है बैन कर देना चाहिए। तो वही तो किया गया रितुल जी। रितुल जी, सीबीआई की कार्रवाई उसके, अरे रितुल जी, अच्छा ये बात मुझे बताइए मैडम, एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आरएसएस का अकाउंट क्या, अकाउंट की कोई डिटेल्स है आपके पास कि उनके पास कहां से पैसा आता है? ये जितनी भी गतिविधियां होती है, इतने स्कूल खोल दिए जाते हैं, जो इतनी शाखाएं खोल दी जाती हैं, इतने ऑफिसेज खोल दिए जाते हैं, उसका कोई तो सोर्स होगा। चलिए ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब मेरे पास, लेकिन रीमा आप किसी नहीं, हमारे साथ वीएचपी और हमारे साथ, हाँ मैं सबके पास जाऊंगी, लेकिन ठीक है, प्रवक्ता अभी बोल रही है। देखो, भारतीय होने के नाते मेरे तो अंदर तो मतलब इस प्रकार से हमारा खून जो है, मेरी धड़कन बढ़ गई खून से, कि इस प्रकार की बात कोई भारत का नागरिक, एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता जो लंबे समय तक देश में शासन किया रहा है, उस समय तक जिसके 10 वर्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं, 2004 से लेके और 2014 तक यूपीए के शासन में मैक्सिमम टेररिस्ट अटैक, मुंबई का अटैक, चाहे आपको मुंबई के उपनगरीय रेल का अटैक देख लो, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली में 2-2 बार 6 अटैक। उसका प्रवक्ता इस प्रकार से बातचीत कर रहा है कि माननीय क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, आपने जो कुछ भी बोला है, आपने जो कुछ भी बोला है, एक भारत के नागरिक के नाते और भारत के राष्ट्र के नाते आपने अपनी वाणी से धब्बा लगाया है। पीएफआई जैसा संगठन, आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है कि पीएफआई, या तो जानकारी नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, क्या पार्टी के वरिष्ठ लोग बताते नहीं है? 2008 में जब मुंबई के दंगे हुए थे, रीमा याद करो, 1 महीने के अंदर कांग्रेस की फंडिंग से मुंबई का हमला आरएसएस की साजिश किताब आई थी, और ठीक है, उस मंच पर होकर के करने वाले थे। अरे रितुल जी एक सेकंड, चलिए रितुल जी अब देखिए, आरएसएस पर बैन कर दिया, 10 वर्ष आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बैन कर दिया? 10 वर्ष आपकी सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार 6 साल थी, आप बैन कर देते हैं। बलात्कारी के हक में तिरंगा, ये बलात्कार का मामला नहीं है, ये बलात्कार अलग, बलात्कार एक जघन्य अपराध है। चलिए ठीक है, एक मिनट अवधेश जी, एक सेकेंड, हमारे साथ रितुल जी, आपने जो सवाल खड़ा किया, रितुल जी लोगों पर, अरे रितुल जी, 8 साल की बच्ची के, रितुल जी, मैडम, रितुल जी एक सेकेंड, रितुल जी आपने जो सवाल खड़ा किया है, रितुल जी एक सेकेंड, नॉन स्टॉप नहीं, आपने जो सवाल खड़ा किया है, मेरे साथ अब 2 और वरिष्ठ यहाँ पर प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़ गए और शरद जी भी जुड़ गए हैं। मैं प्रकाश जी के पास पहले जाना चाहूंगी। प्रकाश जी, आपने सुना रितुल जी को, वो सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि जो फंडिंग आरएसएस की है, आरएसएस जहां जहां पर जाता है, वीएचपी जहां जहां जा रही है, बजरंग दल, ये तमाम संगठनों के बारे में भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है, और ये अभी उन्होंने अकेले नहीं किया है। मैं जानना चाहती थी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता क्या कह रही हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी भी सवाल उठा रहे हैं और पार्टी के और भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आपका जवाब। रीमा जी, समस्या ये है कि जो प्रवक्ता महोदय यहाँ आए हैं, या तो इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नहीं पढ़ा है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया है, और अकारण प्रतिबंध लगाया, और तीनों बार कानूनी तरीके से उस प्रतिबंध से संघ मुक्त हुआ है। 2 बार विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाया है, कानूनी तरीके से लड़कर विश्व हिंदू परिषद उस प्रतिबंध से मुक्त हुआ है। 1 बार बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया है, बजरंग दल भी कानूनी तरीके से लड़ करके और उससे निकल करके आया है। मेरा यह मानना है कि ये पीएफआई की संरक्षक है कांग्रेस। अगर आपको पुरानी बात याद हो तो यूपीए सरकार के दौरान सिमी को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने किया था।
सिमी को प्रतिबंधित किया गया था, उसका मुकदमा लड़ने वाले सलमान खुर्शीद, पीएम चिदम्बरम, ये सारे लोग थे। इसलिए इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वर्तमान सरकार ने इनको जनता के सामने नंगा कर दिया। और मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये संरक्षक है, इनके ही संरक्षण पर पीएफआई इस देश में चल रही है, इनके ही संरक्षण पर सिमी इस देश में काम कर रही थी। और इन्हें सबसे ज्यादा दर्द एक करके बात करेंगे। एक सेकंड प्रकाश जी, 1 मिनट। जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपने अपनी बात कही थी, मैं अपनी बात बिल्कुल एक एक करके मैं सबके पास पहले जाती हूँ और उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। 1 सेकंड, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहा करते थे कि आई विल क्रश आरएसएस, लेकिन आज वह कांग्रेस दुर्गति के दिन देख रही है। जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके खुद के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले थे, उनके एक नहीं 1000 टुकड़े हो रहे हैं। और इसलिए इनके पेट में दर्द है। प्रकाश जी और रितुल जी, एक सेकंड प्रकाश जी 1 मिनट। मैं जरा एक एक करके, पहले हमारे पास काफी गेस्ट हैं, सबसे एक एक रिएक्शन लूंगी, फिर मैं डिबेट को शुरू करूंगी। शरद जी के पास मैं जाना चाहूंगी। शरद जी, आप उस इलाके में हैं, अयोध्या, विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या, कितना जुड़ाव है वो दिखाई देता है। वहां पर अब राम मंदिर को लेकर बात हो रही है, तमाम चीजों पर बात हो रही है। और जब हमने ये मॉड्यूल देखा, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये बोला गया और ये मांग भी की गई, सिफारिश भी की गई कि बैन तुरंत किया जाए वहां पर, क्योंकि जिस तरह से जड़ें फैल रही थी पीएफआई की, और खासकर सेंसिटिव एरियाज में उत्तर प्रदेश में, ये बात खुले तौर पर सामने आई थी, सरकार की तरफ से सिफारिश हुई। वहां पर अगर पीएफआई बैन होती है, और सवाल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आरजेडी, कांग्रेस, ओवैसी, तमाम लोग खड़े करते हैं आप लोगों पर, तो कैसा लग रहा है? शरद जी अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हुआ है मोबाइल, अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, शरद जी से जैसे ही संपर्क होगा मैं उनके पास आती हूँ, लेकिन मैं एक बार जरा राव साहब के पास चलना चाहूंगी, क्योंकि जिस मॉड्यूल को लेकर एलन राव साहब बात हो रही है उसके बारे में जरा मैं जानना चाहूंगी। ये जो सबूत मांगने का जो ट्रेंड शुरू हो रहा है देश में, किसी भी घटना पर देश के खिलाफ कार्रवाई अगर जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर सरकार करती है, तो ये सबूत मांगने का ट्रेंड है। मैं जरा थोड़ा पीएफआई पे आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से चीजें सामने आई, जिस तरह से सनसनीखेज खुलासे हुए, उसके पीछे की स्टोरी। देखिए मैम, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, ये जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के दायरे में हम सब काम करते हैं यहाँ पर हमारे इंडिया में, तो ये सबूत, बिना सबूत के कोई बैन होता नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। और ये कई सालों के इकट्ठे किए हुए सबूत हैं। मैं सिमी पे जब बैन हुआ था तब मैं पुलिस ऑफिसर था और मैंने वो केस हैंडल किया था। मुझे मालूम है कितने जबरदस्त सबूत हमें पेश करने पड़े, तब जाके बैन हुआ। और बैन होने के बाद भी 6 महीने तक क्या कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल के साथ लड़ते रहे, तो वो सबूत के बिना ऐसा होता नहीं है। तो रितु जी को शायद जानकारी कम है, तो वो सबूत मांगने वाली बात जहां तक है, तो इनका आपस में सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सबूत मांग रहे थे। मैं उस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाता, क्योंकि हमें एक देश में रह रहे हैं और इस देश की प्रभुता और अखंडता जहां का सवाल है, वहां पर हमें कोई पॉलिटिक्स से अलग हटके बात करनी चाहिए। हमें कोई ये अभी राजनीतिक कोई वो तो सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर नहीं जाना चाहिए, ना हमें ऐसा देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जाके हमारे जो मित्र देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो मित्र मैं सरकास्टिकली कह रहा हूँ, उन लोगों को ये फायदा उठाते हैं। देखिए इनके देश में इनकी अपनी सरकार है, जो पहले रही है सरकार, वो इनके खिलाफ कैसे ऐसे बातें करते हैं। तो जहां तक देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की बात है, वहां पर सबूत मानने वाली बात बिल्कुल गलत है। अब मैं पीएफआई पर आता हूँ। पीएफआई पे जो बैन हुआ है, काफी सालों के सबूत इकट्ठा करने के बाद हुआ है, और एक नहीं है, सबूत अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। जैसे आपने बताया ओसामा बिन लादेन के साथ में है, दूसरा बातें हैं, वो सारा पब्लिक डोमेन में। और उसके बाद कई चीजें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, जो सबको पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। वो ह्यूमनिस्ट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अगर रितु जी कहेंगे मेरे को बताओ या पब्लिक को बताओ, तो वो जरूरी नहीं है। हाँ, अभी बैन लगने के बाद में 30 दिन का टाइम है। नेता है जिनको बैन लगा है, पीएफआई और उनकी 8 ऑर्गेनाइजेशन से साथ में सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन, उनके नेताओं को नोटिस जाएगा और 30 डेज में उनका जवाब कोई मांगा देंगे तो जवाब देंगे। उसके बाद विदिन 6 मंथ
एक दिल्ली हाईकोर्ट का ट्रिब्यूनल इसमें एस्टेब्लिश होगा, उसमें पूरी चर्चाएं होंगी। और जैसे अभी बता रहे थे कि जैसे आरएसएस पे बैन लगा और वो सब बैन से निकल कर आए, तो अगर इनके पास लगता है कि कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के बैन किया है, तो ये 6 महीने में हट जाएगा, ये 5 साल का बैन नहीं रहेगा। ट्रिब्यूनल जब इसमें ट्रायल करेगा, हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल में जजेज होंगे, रिटायर्ड जज और वर्किंग जज होते हैं, वो इसमें पूरी डिस्कशन करने के बाद में तय करेंगे कि ये कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं। तो इसमें कोई ऐसे ही घबराने की बात नहीं, सबूतों के साथ में ये सारा कुछ हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। और बहुत अच्छा कदम है सरकार का, मैं समझता हूँ जी। राव साहब, बिल्कुल, आप इतने समय से सेंसिटिव जानकारी और जितनी चीजें हैं उन सबसे जुड़े रहे, इसीलिए सवाल मेरा आपसे ही था कि क्या सबूत मांगने वाले लोग जो हैं उनकी मंशा के पीछे क्या है, और इसीलिए राजनीतिक, क्योंकि आप व्यक्ति नहीं है इसलिए मैं आपसे राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगी। लेकिन शरद जी, आप तक आवाज अगर आ रही है अब? जी, तो शरद जी, आप मैंने सवाल आपसे जो पूछा था वही मैं अब संक्षिप्त में जल्दी से पूछना चाहूंगी कि अयोध्या जैसी जगह जहां पर आप हैं, जहां राम मंदिर, तमाम ऐसी चीजें, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सिफारिश करती है कि पीएफआई पर बैन लगे सबूतों के आधार पर, बहुत सारे खुलासों के आधार पर, तो फिर जब सवाल खड़े होते हैं कुछ दलों की तरफ से, तो ये कितना जायज लग रहा है? देखिए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो है बहुत पार हो गई है, और इस प्रकार से जो लोग हैं जो पीएफआई के साथ जुड़े हुए, मुझे लगता है कि वो सिमी के साथ जुड़े हुए थे। सिमी जब उस पर बैन लगा तो पीएफआई जो है इस कार्य को देखने लगी। आज जो है अयोध्या में भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा, उसके बाद भी जो है इस प्रकार के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं, तो यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि पीएफआई जैसे संगठन जो है वह देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। अभी आदरणीय प्रकाश शर्मा जी ने, जो हमारे पूर्व पदाधिकारी रहे, अभी भी वर्तमान में हम सबके साथ हैं, उन्होंने जिस प्रकार से व्याख्यान किया कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगा, बजरंग दल पर बैन लगा, और सब जो है कानूनी तौर से उससे उभर कर आए सामने है, क्योंकि हमारा कार्य जो है वो जग जाहिर है। हम किसी कमरे में कोई किस प्रकार की मीटिंग करते हैं वो सब सभी लोगों को दिखाई देता है, लेकिन इन लोगों की जो इनकी हरकतें जो हैं, इनकी जो कार्यप्रणाली है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन पर बैन लगाने की मांग करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यह जो संगठन है वह समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहा है। इस पर बैन जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, सूरज मंडल जी, एक रिएक्शन आपसे और उसके बाद मैं जरा सबसे अलग अलग तरीके से बात करूंगी। सूरज मंडल जी, क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय जनता दल की क्या दिक्कत है? राजनीति क्यों इसमें खेली जा रही है? आतंकवाद के नाम पर राजनीति अब होगी, आतंकियों के नाम पर होगी राजनीति। आतंकवाद के नाम पर आरएसएस को तो सबसे पहले बैन। अरे आरएसएस कहां से बीच में आता है? आरजेडी की तरफ से जो रिएक्शन आया, पहले आप मुझे बताइए। आरएसएस, चलिए आरएसएस पे बात करेंगे, पहले पीएफआई पे बात करते हैं। पीएफआई पर बैन के खिलाफ क्यों है आपकी पार्टी? पीएफआई पर जो बैन की, जो बीजेपी की जो ये मुहिम है, वो एक बोगी है, एक पॉलिटिकल बोगी है। इस पर जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सही कहा कि जो बातें ये पीएफआई के लिए कह रहे हैं कि देश में, समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, आपसी मतभेद के लिए, एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाने के लिए, वो तो आरएसएस पर लागू होता है। सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी बताएं। बिहार में इस प्रकार की हरकतें होती है जहां पर पीएफआई के लोगों को संरक्षित किया जाता है। आप एक के सौदागर हो, आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आरएसएस का, आरएसएस मैं उसी इलाके से आता हूँ, राष्ट्रभक्ति की बात की जाती है। बीजेपी का आरोप है राष्ट्र की आराधना के लिए है, राष्ट्र को विभाजित करने के लिए। आप राष्ट्र विभाजकों के साथ मत जुड़िए। आपकी जो है, आपका चेहरा, चरित्र जो है सामने आ चुका है समाज पे। सूरज मंडल जी, जो मिशन, पूरी मुहिम के पीछे सूरज मंडल जी, सवाल सुन लीजिए। सूरज मंडल जी, जो मिशन, सूरज मंडल जी, 2024 की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, ये तमाम ऐसे संगठन, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, एक सेकंड, सूरज मंडल जी, मैं आता हूँ, सूरज मंडल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, जो विजन, एक सेकंड, आप यहाँ जोर जोर से बोल, एक सेकंड, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, जो विजन 2047 है वो आपने देखा है ना, क्या था, जिसको लेकर सबसे बड़ा खुलासा किया है गृह मंत्रालय की तरफ से। मुस्लिम राष्ट्र 2047 तक भारत को बनाने की एक मुहिम चल रही है, और हर घर में चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप उसके साथ खड़े? संविधान सम्मत है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और जो हिंदू राष्ट्र की जो वकालत की जाती है खुलेआम, और जातीय घृणा फैलाई जाती है, समाज की में घृणा फैलाई जाती है, वो सही है।
वो जो भी मुहिम है जो आप अभी कह रहे थे कि सबूतों के आधार पर, मैं समझता हूँ कि ये सबूत जो है वो देश के समक्ष रखे जाने चाहिए। हमें बिल्कुल खुशी होगी कोई भी ऐसा संगठन राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इनका प्रश्न कार्रवाई हो, लेकिन वो एक फिक्टिशियस, एक फोर्स्ड आधार पर नहीं हो। राजद जैसी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां, ये सब सिमी और पीएफआई की संरक्षक हैं। मैंने आपको उदाहरण बताया, जब सिमी पर प्रतिबंध लगा था तो उसकी मदद करने के लिए कांग्रेस आई थी। जिस समय गोधरा की ट्रेन में 59 हिंदुओं को जलाया गया था तो लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। इनका ही ये बयान था कि उन लोगों ने अपने ऊपर मट्टी का तेल डालकर स्वयं आग लगा ली। इन्होंने एक फर्जी जांच एजेंसी रेलवे की बनाई थी और जो लोग विक्टिम थे उनको ही दोषी साबित कर दिया था। तो ये दल तो आतंकवादियों के कहां से, और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। सबसे पहले लालू जी ने इसलिए बयान दिया जिसका कि कोई इनकी पार्टी का आधार वही रह गया है। अपने चुनाव प्रचार के लिए उनकी पार्टी इनको हर समय चुनाव दिखाई देता है। श्रीमान जी हर समय चुनाव के मोड में नहीं रहना चाहिए। ये देश की बात है, राष्ट्र की रक्षा की बात है, राष्ट्र की संप्रभुता की बात है। ये लोग सीधे सीधे हिंदुस्तान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, भारत के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। ये कभी गर्दन काटने की बात करते हैं, कभी गर्दन काटते हैं, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे लगाते हैं। और आपके जैसे राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल इनका समर्थन कर रहे हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ गले में हाथ डाले घूम रहे हैं। लालू जी और नीतीश जी सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है। ठीक है प्रकाश जी। रितुल जी शायद उनका सिग्नल में इशू है, इसलिए मैं उनके पास दोबारा से जाती हूँ। लेकिन अवधेश जी, जिस तरह की चर्चा चल रही, मतलब ये सनसनीखेज, आपका खून खौला तो समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि वही टुकड़े टुकड़े गैंग, वही लोग जिन्होंने तब भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, और आज वो खुले तौर पर जब इतना बड़ा फैसला किया गया है मंत्रालय, गृह मंत्रालय की तरफ से, तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मंशा कुछ समझ नहीं आ रही है इन दलों की। देखो, पहले तो मैं सूरज मंडल जी को पहले एक बात याद दिला दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 जुलाई में पहले एनआईए नहीं गई थी, 10 जुलाई को बिहार की पुलिस ने छापा मारकर फुलवारी शरीफ से पीएफआई के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। वहां के एसपी और एसएसपी ने उनको खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस समय एनआईए उसमें नहीं गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये 2047 तक का इनका एजेंडा है, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ये बता रहे हैं कि सोशल जस्टिस का नाम लेकर, अंबेडकर साहब का नाम लेकर, संविधान की दुहाई देकर हम धीरे धीरे गलतफहमी पैदा कर अपना समर्थन बढ़ाएंगे। 50% मुसलमानों का वोट, 10% वोट लेकर के फिर धीरे धीरे सत्ता पर जाएंगे और 2047 तक कब्जा करेंगे। और उसमें यह भी लिखा है कि कायर हिंदू तो अपने आप घुटने टेक देंगे। ये वहां के एसपी बयान दे रहा है। एसपी ने यह भी कहा कि जब मुख्य अभियुक्त जो अतहर परवेज है, 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है, जिसमें चाकू छुरी चलाने तक की भी ट्रेनिंग है। यह बिहार पुलिस ने, पटना की पुलिस का यह बयान था पीएफआई को लेकर। तो क्या अभी जो आरजेडी के क्वेश्चन उठा रहे हैं, यही आरजेडी उस समय क्वेश्चन क्यों नहीं उठाए? उसको अपने एसपी सबको मंगा के जरा एक बार देखना चाहिए। उस मॉडल के उनको पता होना चाहिए कि वहां के पूछताछ के बाद जो कोज्जी कोर्ट में जो पकड़ा गया है पीएफआई का, कि वहीं से पता चला कि 12 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है वहां भी हमले की योजना थी और उसके लिए धन वगैरह केरल के कोज्जी कोर्ट से आ रहा था। उसके बाद कोजी कोर्ट में छापा पड़ा है। तो मेरा ही तो अजीब हालत है कि जिस बिहार से चीजें निकली है, बिहार के आधार पर पूरा देश चौकन्ना हुआ है, वहां की प्रमुख पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी में है, अगर सवाल उठा सकती है तो सवाल है कि इस देश की सुरक्षा के पक्ष में कौन आवाज उठाएगा। लेकिन मुझे हैरत नहीं है इस बात पर, क्योंकि अगर मिले हुए हैं, सुनिए मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जो बात अभी मैं वही कहा कि लालू जी तो हमारे मुख्यमंत्री रहे, आज जहां थे मैं वही था बीपी हाउस में। नहीं ऐसा, मैं भी बीपी हाउस में था, लालू जी का बयान जहां हो रहा था। बचाने की मुहिम को आप एक तरह से देशद्रोही करार दे रहे हैं। नहीं सुनिए ऐसा है करार, मैंने देशद्रोही शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो आप खुद कर रहे हैं।
ये आप खुद कर रहे हैं। जिस देश में अरे भाई आप तो बोलने लगे हैं, क्या ये सच नहीं है? सुनिए, आपको जानकारी याद दिला दूं, आपको जानकारी याद दिला दूं, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल दरभंगा से पकड़ा गया था 2013 में, जिसको दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही थी। वाराणसी विस्फोट का टेररिस्ट फुलवाली शरीफ से लेकर दरभंगा तक पकड़ा जाता है। आपको बिहार के बारे में पता नहीं है, जो 2006 में रेलवे का विस्फोट हुआ था, 250 लोग मुंबई में मारे गए थे, उसके टेररिस्ट बिहार से पकड़े जा रहे हैं। बिहार मॉडल जो है, जिस समय यूपीए सरकार थी उस समय बिहार मॉडल टेररिस्ट बना था। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये कैसे गैर जिम्मेवार लोग हैं। 2013 में जो अरे आप लोग देश पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। लालू जी याद है, आपको याद होगा, आप उस समय कवर कर रहे थे। यूसी बनर्जी एक कमीशन बना दिया था लालू जी ने, और जो गोधरा विस्फोट था, गोधरा विस्फोट की जांच करा के यूसी बनर्जी ने दे दिया कि तो अपने आप बातें कोर्ट में गलत साबित हुई थी। और वहां इस प्रकार से ऐसा है कि कांग्रेस ने तो तय कर दिया कि हमें आत्महत्या कर देना है। ना मुसलमान, देखिए आज तो अनेक मुसलमान आके इसका समर्थन कर रहे हैं। मुल्ला मौलवी आके समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट, ये सूरज मंडल जी की शिकायत क्या है? जरा सूरज मंडल जी, क्या दिक्कत क्या है? मेरी शिकायत ये है कि आप सामाजिक न्याय पर हमला करते हैं और उसको पीएफआई से जोड़ते हैं। आप जो है देश में आरक्षण को खत्म करते हैं, देश के संविधान पर हमला करते हैं। सूरज मंडल जी, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप कहां लेकर जा रहे हैं? सूरज मंडल जी, आतंकवाद पर चर्चा हो रही है। मोदी जी की सभा सूरज मंडल जी, आतंकवाद पर चर्चा हो रही है। सूरज मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं बताया। एक मिनट सूरज मंडल जी, के लिए कोई खेल खेल सकते हैं, सूरज मंडल जी, यहाँ से लेकर और पूरे हमारे जो सैनिक हैं उनको भी यहाँ से। सूरज मंडल जी, एक सेकंड, और ये बात चलिए ठीक है, मैं रितुल जी के पास जाऊं, लेकिन शरद जी पहले आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है। जो मैं शरद जी के पास पहले जाऊंगी, फिर रितुल जी के पास आती हूँ। शरद जी, देखिए, मंडल जी ने जो कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिस प्रकार से इन्होंने आक्रमण किया, दूसरी बात यह है कि बिहार जो है क्रांति का राज्य रहा, ज्ञान का राज्य रहा। आज उस पर जो है पीएफआई जैसे संगठनों का वर्चस्व हो रहा है, और ऐसे नेता जो हैं वह उनके बचाव में खड़े हो गए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से भिन्न भिन्न सीमाओं में बड़ी तेजी के साथ जो है पीएफआई की पैठ हो रही है, ऐसे लोगों के संरक्षण के कारण ही वो मजबूती प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा ही जो है आज पीएफआई जो है वो आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है। तो इस प्रकार से इन लोगों का जो एक दोहरा चरित्र है वो समाज के सामने आ चुका है, और इन पर जो है नकेल लगानी चाहिए। ऐसे लोगों को भी प्रतिबंधित करना चाहिए जो इस प्रकार के संगठनों को संरक्षण देने की बात करते हैं, जो आतंकवाद का समर्थन कर देते हैं। ऐसे मौके पर आज आरक्षण की आप बात कर रहे हो, यहाँ आरक्षण का विषय कैसे आ गया? ये आतंकवाद का विषय चल रहा, इस पर आप आरक्षण, यानी दिशा को विहीन करने का एक इनका जो एक चरित्र है वो जग जाहिर हो रहा है। मुझे लगता है कि ये लोग जो है नहीं चाहते कि इस देश में शांति रहे, इस देश में सुरक्षा रहे, इस देश में विकास रहे, या नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से वातावरण बदलने का काम ये करते आ रहे हैं और करेंगे ये आगे। ठीक है रितुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी में आरजेडी पर इस वक्त इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि आरजेडी, चलिए मैं समझ सकती हूँ बिहार में उनका क्या इस वक्त राजनीति चल रही है, किस तरह के मंसूबे हैं, क्या है एक दिल में क्या भावना है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जो इतने समय तक राज करती रही, जो अब अपनी पार्टी को रिवाइवल के मोड में लेकर के आने की कोशिश में लगी हुई है, उस पार्टी की तरफ से ऐसा बयान आना, क्योंकि फिर आप पर आरोप लग रहे हैं ना कि अगर आरएसएस से इतनी दिक्कत थी तो आपने क्या किया, और फिर पीएफआई को लेकर दिक्कत क्यों है भाई? पीएफआई के अगर मॉड्यूल को देखा जाए देश भर में, उनका जो मिशन 2047 था उसको देखा जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी खुद उनके साथ खड़ी है? और क्या यही वजह है कि कर्नाटक में जब आपकी सरकार आई तब आपने जितने भी केसेस थे वो वापस लिए, और तब भी बहुत आरोपों के घेरे में थी कांग्रेस पार्टी, तो मंशा पर सवाल खड़े करने लाजमी है फिर? देखिए मैम, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोग अभी पिछले, आज चर्चा नहीं हो रही है, पिछले 2-15 दिन से चर्चा हो रही है, बार-बार हो रहा है, हम पीएफआई के बैन के समर्थन में हैं, और पीएफआई जो है केवल पीएफआई नहीं, हर उस कम्युनल संगठन पर बैन लगना चाहिए जो कि देश में टेरर फैलाता है। और पीएफआई जो है वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ही संरक्षण देती है पीएफआई को। पीएफआई और बीजेपी एक दूसरे की पूरक है। पीएफआई हो गई
बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू PFI को क्या बात बोल रही है रितुल जी? रितुल जी आपने क्या बोला है अभी? रितुल जी आप क्या बोल रही है? बीजेपी और PFI एक है, क्या बोल रही है? रितुल जी साफ से आरोप लगा रहे हैं, क्या बोला मैंने ये बोला है, ये बीजेपी और PFI एक है, आपने ये बोला है? कैसे भाई, कैसे एक है बीजेपी और PFI? एक नहीं, ये बोल रही है पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, इस चीज पर कोई बोल रही है कार्रवाई नहीं, क्योंकि आप जो है एक पौधे को बड़ा कर रहे हो। आप बोल रहे हैं शुद्धिकरण जो है भारत में फैलाने के लिए एक संगठन को बाकायदा हवा दे रहे हो, बाकायदा संरक्षण दे रहे हो, क्योंकि आपको इलेक्शन के समय पे उसे यूज करना है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि PFI को बैन करना चाहिए। क्यों? अरे भाई जब आप कह रही हैं तो बैन कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है? आप कह रही है बैन करो, और अगर बैन कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों कांग्रेस के लोग बयान दे रहे हैं? बताइए क्यों दे रहे हैं कांग्रेस के लोग बयान? बोली ना, अरे आपने बोला, अरे आपका इतिहास रहा रितुल है, जी ऐसे नहीं होता है, रितुल जी ऐसे नहीं होता है, आप कुछ भी आपका बोलेंगे, इतिहास रहा आप है। थोड़ा सा सोच के आपने बोलिए, देश आप का क्या बोल बंटवारा रही है, करवाया। किसका कंपैरिजन आपने इस किसके साथ देश कर रही है में आप? आतंकवादियों को समर्थन दिया, आपने इस देश में दंगाइयों को समर्थन दिया, तब आपने नहीं बोला कि सोच के बोलिए, तब आपने इस देश में दंगाइयों को समर्थन दिया। किस तरह के इल्जाम लगाए? जिन लोगों ने देश बांटा आज वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, आज आप PFI का समर्थन कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र आपका जनता के सामने है। इल्जाम लगाया या इनके कनेक्शन ढूंढ एक और आप कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगाओ, और जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो आपके नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अरे कि क्यों रितुल जी, प्रतिबंध लगाया गया? रितुल जी एक सेकंड, रितुल जी ये जो आप मुझ पे हमला कर रही है मैं आपको बता दूं, नहीं आपने ये कहा ना, मैंने उनको क्यों नहीं रोका? आप ये बोल रही है मैंने उनको क्यों नहीं बोला? उन्होंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस और PFI जो है वो मिले हुए एक ही हैं। आपने तो सीधे PFI जिसपे बैन लगाया, जिसपे बीजेपी सरकार ने बैन लगाया, उसको आप कह रही है कि बीजेपी ही है, वो बीजेपी के साथ है, दोनों पूरक है। कैसे पूरक है? आप कुछ ही बोलेंगे और कांग्रेस बैठ के सुनेगी, ऐसा नहीं होगा। बाकायदा आपको कटघरे में खट्टा किया जाएगा। अरे आप कांग्रेस के दिन लग गए, आप भारत की राजनीति के कूड़ेदान में फेंक दी गई हैं। कांग्रेस का नाम लेने अरे आप EVM लेके नाटक कीजिए। समाज आपको पहचान गया है, समाज ये पहचान गया है कि आप दंगाइयों के समर्थक हैं, समाज आपको पहचान गया है कि आप आतंकवादी दलों की समर्थक हैं, समाज आपको पहचान गया है कि किस तरह से गर्दन काटने वालों के समर्थक पार्टी का कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस आज पूरे भारत के सामने लगी हो गई है। एक सेकंड, चलिए ठीक है इस तरह से एक एक करके रितुल जी आप इतना शाउट कर रही हैं, आपकी आवाज बहुत ब्लास्ट कर रही है आपकी। थोड़ा सा धीमे बोलिए। लेकिन मैं प्रकाश जी एक सेकंड, मेरा सवाल रितुल जी, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही थी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आप, क्योंकि आप ही नहीं आपकी पार्टी के लोग RSS को बीच में ला रहे हैं। अभी अवधेश जी ने एक बहुत लंबे चौड़े तरीके से ये बात बताई थी पूरी डिटेल रिसर्च के साथ में कि RSS पे जब बैन लगाया आप लोगों ने तब तक मुंह की खानी पड़ी, और RSS का कंपैरिजन, आप RSS का कंपैरिजन किसके साथ कर रही हैं? आप ये सोचिए ना, RSS के जो कामकाज रहा है, RSS का जो कामकाज रहा है उसका, अरे मैडम सुन तो लीजिए रितुल जी, RSS के कामकाज को लेकर जब भी बात हुई है तभी कांग्रेस बैकफुट पर आई है, आपने देख ही लिया होगा। आतंकवादियों घटना के लिए वो कौन जिम्मेवार है? RSS के बड़े व्यक्ति ने बयान दिया है। प्लीज 10 सेकंड मैडम, प्लीज 10 सेकंड बोलिए। आप जानती है कि जो RSS है वो समाज सेवा का काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम इससे सहमत है। PFI भी समाज सेवा का काम करता है, कोरोना में ऑक्सीजन दी गई, PFI समाज सेवा का काम करता है। कन्हैया लाल की क्या कह रही है रितुल जी? मैं आपको पूरा कच्चा चिट्ठा दिखा दूं फिर PFI का कच्चा चिट्ठा मुझे बताने की जरूरत है आपको, उसकी समाज सेवा क्या कहती है? बच्चों के अंदर बच्चों को मानसिकता बदलने को लेकर उसकी मानसिकता है, समाज सेवा की परिभाषा हिजाब को लेकर के कांग्रेस की नजर में समाज सेवा। अवधेश जी थोड़ा सा मैं आप ही से जानना चाहूंगी, PFI की समाज सेवा थोड़ी आप ही समझा दीजिए।
अवधेश जी नहीं, आप बताइए पीएफआई की समाज सेवा समझ लेते हैं, जरा समझ लेते हैं। एक सेकंड अरे रितुल जी सुन लीजिए ना, पीएफआई की समाज सेवा आपने बोला पीएफआई करती है, सुन लेते हैं। अरे भाई ये तो मानेंगे नहीं ना, ये तो लगातार ऐसा है कि ये जो एक तो दो बातें, एक तो समाज सेवा की है जो कांग्रेस सबूत कह रही थी, वो भी बात का उत्तर पहले समाज सेवा की बात कर लेते हैं। उसी सबूत में समाज सेवा है। वो क्या समाज सेवा कर रही है? जो लोग अभी अरेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में डाली है, वो पब्लिक डोमेन में है। वो बता रहा है कि ये फलाना आदमी जो है इसने बिहार में नरेंद्र मोदी की सभा में हमला करने के लिए इसने फंडिंग किया था, इसने बाकायदा ट्रेनिंग दिया था। तो उसका एक समाज सेवा तो ये हो गया। दूसरा समाज सेवा है कि बिहार में जो पकड़े गए थे उसने बताया कि उसने, पुलिस बता रही है कि वो चाकू की ऐसी ट्रेनिंग दिया है कि कोई भाग भी रहा हो तो ऐसा फेंक के मारो कि या तो वो मर जाए या जीवन भर वो विकलांग रहे। वो पुलिस का बयान है, बिहार का पुलिस का इस ढंग से दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, टीजे जोसेफ नाम का एक क्रिश्चियन थे बेचारे प्रोफेसर, सलमान रुश्दी के बारे में तो फतवा जारी किया था आयतुल्लाह खुमैनी ने, उसके विरुद्ध फतवा जारी हुआ। सुनो, उसका उंगली, उसका हाथ, उसका समाज सेवा देखिए पीएफआई का, उंगली काट रहा है, हाथ काट रहा है, उसको पूरा अपंग बना दे रहा है। उसकी समाज सेवा ये है, अरे सुनिए, अभी उसकी समाज सेवा यह है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहां यहां तक कि झारखंड में और आपके बिहार में भी जो विरोध हुए थे अग्निपथ के बारे में, जरा पुलिस से पूछ लीजिए, उसमें पेट्रोल बम चलाने से लेकर रेल जलाने तक बेरोजगारी का हाथ सामने आया है। ये है पीएफआई की समाज सेवा। एक मिनट, एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश जी आपके पास आती हूं। सूरज मंडल जी एक सेकंड, सूरज मंडल जी एक मिनट, सूरज मंडल जी मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शाहीन कौशर आजमी जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है दिल्ली की। जरा उनको भी मैं अब इस चर्चा में लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि बहुत कम समय बचा है। शाहीन जी, जो आज का फैसला है उस पर आपका क्या रुख है? देखिए, ये जो है अभी जो हालात पूरे देश के हैं और इस पे सभी को चिंता है, और जिस तरीके से डर और खौफ का माहौल पूरे देश में बनाया गया है, इससे पहले कभी नहीं था। आज जो फैक्ट फाइंडिंग की बात अगर चल रही है तो बोलने का सभी को अधिकार इस पे है, और कोर्ट का जजमेंट आने तक इस पे इस तरह से मुजरिम साबित ना किया जाए, मेरा कहना यही है। कोर्ट न्यायपालिका पर हमें पूरा बिलीव है। अगर देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश की छवि को खराब करने के लिए, देश की जनता को परेशान करने के लिए अगर जिसने भी किया, चाहे वो पीएफआई हो या देश की कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी हम मजम्मत करेंगे और कोर्ट के साथ हम खड़े होंगे। और इस पे जो है पूरा देश देख रहा है सच्चाई क्या है, और इस पे हमें पूरा यकीन है कि आज नहीं कल फैक्ट आता है। क्या सच्चाई है? शाहीन जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ शाहीन जी। सूरज मंडल जी आपने बहुत बोला है, जरा वो नई मेहमान आई है उनको बोलने दीजिए और प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। 1 मिनट के लिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शाहीन जी आप ये बताइए, जो आप सच्चाई की बात कर रही है, देश के माहौल की बात कर रही है, कौन बिगाड़ रहा है ये माहौल? जो बिगाड़ रहा है उसी के खिलाफ तो एक्शन लिया गया ना, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, मुजरिम तब तक मुजरिम नहीं होता जब तक कि जुर्म साबित नहीं हो जाता है। तो जुर्म आने दीजिए, इतनी भी जल्दबाजी क्या है, इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी वक्त बाकी है और हमें ईडी एनआईए पे कोई इतराज नहीं है। अगर किसी को इससे परेशानी है तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और उनका जो अगर कोई इनपुट मिला है और इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनआईए और ईडी, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए और पूरे तरीके से करना चाहिए। इसमें देश में जो सच्चाई पर काम करने वाले ईमानदारी से आज तक काम कर रहे थे, उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए और ना हमें एतराज इस बात का है। लेकिन बस सवाल इस बात का है, जिस तरीके से हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शाहीन जी, आप तरीके पे सवाल खड़े कर रही हैं। सिर्फ एक ये गृह मंत्रालय का फैसला नहीं, बल्कि अलग अलग स्टेट्स ने जो इनपुट्स उनके पास मिले, जिस तरह से टेरर मॉड्यूल के साथ संबंधों के आरोप लगे, उसको लेकर वो सामने आए और तभी ये फैसला लिया गया। सूरज मंडल जी 1 सेकंड, और इसीलिए ये फैसला लिया गया। तो फिर आप जिस चीज को लेकर सवाल खड़े कर रही है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो विजन 2047 की बात बार बार हो रही है, क्या है ये?
मुस्लिम राष्ट्र बनाना भारत मैं को? याद दिला दूं मैडम, मैं याद दिला दूं कि झारखंड में भी इससे पहले बैन लगा था, लेकिन जो है ये कोर्ट का जजमेंट था कि सबूत मजबूत नहीं होने की वजह से फिर इसको काम करने देने का मौका मिला और बहाली हुई। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ, गलत जानकारी है, झारखंड में अभी भी पीएफआई बैन है। वो एक बार आया था, उस फैसले का रिव्यू हुआ और झारखंड में पीएफआई इज स्टिल बैन। ये नहीं, झारखंड में पीएफआई अभी भी बैन है। आपको पूरी जानकारी नहीं है, उसमें उस एक फैसला दिया था। आप जानकारी ले लीजिए, आप एसडीपीआई में काम कर रहे हैं, जरा जाके वेबसाइट देख लीजिए। झारखंड में पीएफआई बैन है, अब ये सरकार भी नहीं हटा सकी है। कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है। और ये देखिए, संवैधानिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अरे भाई संवैधानिक प्रक्रिया रिव्यू में केस किया, उस पर बैन जारी है ना। झारखंड में बैन है, झारखंड में बैन है पीएफआई, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अभी से नहीं, काफी समय हो चुका है, काफी समय से बैंड है। चलिए खैर, मैं जरा प्रकाश जी के पास आऊंगी। आपने जो बात कही प्रकाश जी, एक बात मुझे कहने दीजिए यहाँ पर जी। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी तंजीमें इससे पहले भी उनके ऊपर बैन लगा, लेकिन आज वो काम कर रही हैं। किस पर? तो मैं ये कह रही हूँ, नहीं, किस पर? नहीं, नाम लीजिए। नहीं, किस पर बैन लगा? कर रही है, और किस पर भी बैन लगा? किस पर? और जो एंटी नेशनल आरएसएस जैसे अब आरएसएस तो आपकी बीमारी, आपके घर में ही 4 गो आरएसएस के लोग हैं। सूरज मंडल जी से पूछिए, इनके घर में इनके भतीजे फलाने सब आरएसएस में जाते हैं। वो सब देशद्रोही है क्या? नहीं, आप सूरज मंडल जी के रिश्तेदार सब आरएसएस में हैं, सब देशद्रोही हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप? शाहीन जी, अरे आपको राजनीति करनी है तो राजनीति करिए। हर घर में आरएसएस है। लालू जी स्वयं आरएसएस के लोगों के साथ, सुनो, 1975 का आंदोलन कर रहे थे। जयप्रकाश जी ने कहा कि आरएसएस अगर फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। उस जाति के साथ सब लोग काम कर रहे थे। आपको राजनीति करनी है, पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं। एक मिनट, जो ऑफिशियल, ठीक है, अवधेश जी ने जो बात कही, जरा मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, एक सेकंड सूरज जी, बहुत आपने बात की, मैं बिल्कुल, मैंने आपको बीच में नहीं रोका, लेकिन मैं एक रिएक्शन शरद जी और प्रकाश जी, क्योंकि आरएसएस और वीएचपी पे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वो दोनों प्रवक्ता हैं, वो बताएंगे। पहले प्रकाश जी आपके पास और फिर शरद जी से खत्म करेंगे। प्रकाश जी, देखिए, बहुत स्पष्ट है, संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगा, कानूनी प्रक्रिया का पालन करके संघ उससे बाहर आया। विश्व हिंदू परिषद पर 2 बार प्रतिबंध लगा, वो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके बाहर आया। बजरंग दल पर 1 बार प्रतिबंध लगा, वो भी कानूनी प्रक्रिया करके बाहर आया। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है देखकर कि ये शाहीन जी और ये सूरज मंडल जी और रितु जी, ये कांग्रेस और राजद के प्रवक्ता हैं कि पीएफआई के प्रवक्ता हैं? ये लोग तो पीएफआई को डिफेंड कर रहे हैं। इनकी पार्टी को विचार करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि ये सारे लोग शरद जी अंत में, एक सेकंड, शरद जी जवाब देंगे, वो शरद जी और बोलेंगे भी। चलिए शरद जी लास्ट में। यह देश जो है कानून से चलने वाला है, संविधान से चलने वाला, हम सब उसका जो है पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो लोग हैं प्रवक्ता बनकर आज पीएफआई को संरक्षण दे रहे हैं, पीएफआई की तरफ से बोल रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दल जो है पीएफआई के दिफा के लिए कोई यहाँ नहीं बैठा है। फैक्ट सामने आएगा और सच्चाई आएगी, और अगर उच्च न्यायालय से सामने आएगा तो एसडीपीआई भी घेरे में आएगी, ये भी याद रखिए। और हम भी करेंगे। फैक्ट सामने आएगा तो एसडीपीआई में एक लाइन बोलना चाह रहा हूं, ये लोग चाहे जो कर दे, भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी संगठन की पूरी तरह कमर तोड़कर उसके एक एक संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करके तब बैन लगाया गया है। अभी तक बैन लगता था, दूसरे दूसरे नाम से काम कर रहे थे। इसलिए जितनी सहानुभूति करे, मैं देश को, जो मेरी जानकारी है, जितना सिक्योरिटी पर मैंने काम किया, आश्वस्त कर सकता हूं कि पीएफआई इस देश से खत्म हो चुका है। इसके सहानुभूति करने वाले लोग अब उसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। वक्त की बाधा है और इसीलिए मैं चलते चलते सूरज मंडल जी और रितुल जी तो अब शायद नहीं है, शाहीन जी, आप सभी से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपने जो आरोप लगाया, आरएसएस के बारे में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा उसके कामकाज को देखने की जरूरत है।
थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है कि आखिर आरएसएस क्या काम करता है, क्योंकि आरएसएस ने कोरोना से लेकर अभी तक जब भी कोई देश में इस तरह का मुद्दा आता है ना, जबकि सबको खड़े होने की जरूरत होती है, तो जिस संगठन का नाम सबसे ज्यादा सामने लिया जाता है वो आरएसएस है। और इसीलिए आरएसएस पर इस तरह के सवाल खड़ा करना ये एक मजबूरी जरूर हो सकती है राजनीतिक दलों की, लेकिन उसके लिए जरा सोचने समझने की भी जरूरत है कि आप किसको किसके साथ कंपेयर करें। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।